ओके, सो हम आ चुके हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉर्ड, राइट। तो 7 प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था, हम अब आ गए हैं 8 पे। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। मैंने आपको रेम्यूनरेशन का मतलब पहले ही बताया है, एक तरह की सैलरी या और कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो इनकम, ठीक है, कोई काम करने के बाद मिलने वाला पैसा, ठीक है। Appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain for a long span of time within the organization। बहुत सही बात देखिए कि सही सैलरी, सही वेजेस अगर हम एम्प्लॉयज़ को दें तो क्या होंगे, वो हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे फाइनेंशियली। जनरली एम्प्लॉयज़ का जो शिकायत होता है वो यही होता है कि यार सैलरी बड़ी कम है, यार पगार बहुत कम दे रहे हैं, काम बहुत करवाते हैं, पगार नहीं देते, टाइम पे नहीं देते, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। जो मार्केट में रेट चल रहा है या जो फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, सैलरी और वेजेस होनी चाहिए, वो उनको दी जानी चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली सेटिस्फाइड रहें। और फाइनेंशियली सेटिस्फाई रहेंगे तो कंपनी छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लंबे समय तक कंपनी में क्या करेंगे, रुके रहेंगे। यही सही तरीका भी होता है किसी एम्प्लॉय को रोके रखने का, कि उसको जो चाहिए, जो इन द सेंस कि मनमानी नहीं, लेकिन जो भी फेयर है, सही जो सैलरी हो सकती है, सही जो पैसा हो सकता है, टाइम पे मिले, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल। यस, अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो एम्प्लॉय भी सोचता है कि यार कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है हमारे ऊपर, हमें पैसों में कोई कमी नहीं रखती, तो हम काम भी अच्छा करें, और लिटरली काम अच्छा करेंगे। सैलरी कम दोगे तो वैसे नाराज रहेगा और बोलेगा यार कंपनी बहुत खराब है, क्या काम करे, वो कहीं बैठा रहेगा। मान लो सेल्समैन है तो वो जाके सामान ही नहीं बेचेगा, वो कहीं साइड में बैठा रहेगा, बोलेगा जितना पगार दे उतना ही काम करूंगा। ऐसा भी होता है, राइट। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेनर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, जब रेम्यूनरेशन यानी कि जब सैलरी, जब हम पैकेज डिसाइड करते हैं किसी एम्प्लॉय का, तो उसकी स्किल यानी उसकी काबिलियत क्या है, कितना एक्सपीरियंस लिया है उसने, उसकी नॉलेज क्या है उस काम को लेकर, कितने समय तक और काम करेगा, करना चाहता है कंपनी के साथ या किया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी वहाँ का समझ लो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि महंगाई का स्तर कैसा। जैसे अमेरिका में तो वहाँ की महंगाई का स्तर अलग है, इंडिया की महंगाई का स्तर अलग है, नेपाल में अलग है, तो वो देखना है। मार्केट ट्रेंड, मैंने कहा ना, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, और साथ में कंपनी का प्रॉफिट कितना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि सेम काम के लिए छोटी कंपनी में कम पगार मिलता है, लेकिन बड़ी कंपनी में ज़्यादा पगार मिलता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कम है तो कम पगार देती है, यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा पगार देती है, राइट। सेम चीज़। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, तो ये प्रिंसिपल अगर कोई कंपनी फॉलो करती है तो एटलीस्ट एम्प्लॉय खुश रहेगा और कंपनी छोड़ कर दी जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक एम्प्लॉय को ज्वाइन कराने के लिए ना बहुत समय भी जाता है, खर्चा भी होता है, उसका इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग के लिए खर्चा करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, 9th है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ पीपल। सबसे ऊपर जैसे कि चीफ मिनिस्टर पकड़ लेते हैं, चीफ मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी। देखो इतनी हायरार्की होती है। उसके नीचे फिर कहीं भाई फिर कलेक्टर, डीएम के नीचे फिर सब कलेक्टर या एसडीएम। तो ये ऑर्डर है, इसको बोलते हैं हायरार्की। सबसे ऊपर ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके। वैसे कंपनी में भी होता है। कंपनी में क्या होता है, एमडी, चेयरमैन, ऐसा कुछ होता है। उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स ले लो। डायरेक्टर्स के नीचे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर के नीचे ये होता है सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के नीचे ये एम्प्लॉय के नीचे। तो ऐसे ऐसे करके ये हायरार्की है। वही कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलेशन, ये हर कंपनी में होना चाहिए। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये डिसाइडेड रहना चाहिए, कौन क्या काम करेगा ये भी, मतलब काम के साथ साथ। तो कैसे, फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। यस, मेन क्या है, कम्युनिकेशन। भाई डिसीजन कौन लेगा, जो किसी ने डिसीजन लिया तो नीचे तक पहुंचना चाहिए ना, नीचे पहुंचने के लिए ऑर्डर होना चाहिए।
हम देखते भी हैं, ये जो मैं गिना रहा हूँ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, यही तो चेन है, यही वो रास्ता है जहाँ से एमडी के यहाँ कोई डिसीजन लिया गया, वो ऐसे ऐसे करके फ्लो होता जाएगा। This helps to ensure the orderly flow of information and communication. Traditionally, organizations used to frame large-scale chain which is time-consuming. For example, a general manager informs the decision to respective functional manager, then functional manager will pass it to supervisor. Supervisor will inform it to foreman and accordingly level of authority. कह रहे भाई जनरली ट्रेडिशनली चलता है, जैसे मैंने अभी कहा कि एमडी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैनेजर, मैनेजर का सुपरवाइजर, सुपरवाइजर फोरमैन, उसके नीचे वर्कर, तो बहुत लंबा चेन बन जाता है ना। वो कह रहे कि ऐसा कभी कभी बहुत लंबा चेन बन जाता है। फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन, इतना क्योंकि यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचने में फिर तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो ये टाइम न जाए ज़्यादा, टू टेक स्पीडी डिसीजंस, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लान। तो कह रहे हैं आज के मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न मैनेजमेंट में कई सारे लोग क्या करते हैं, इतना लंबा चेन फॉलो करने से अच्छा है सीधा हेड ऑफिस से कॉल आएगा, भाई तुमको ये करना है। ये वही बात हो गई कि जो कलेक्टर है जिले का, उसको सीधा प्राइम मिनिस्टर ही कॉल कर दिया, भैया ये काम करना है आपको। ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ तो उसे कहते हैं गैंग प्लान या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, और भी वो लिखा है क्रॉस कम्युनिकेशन। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल है, ये नॉर्मल ऑर्डर था कि डी से ऑर्डर जाएगा सी पे, सी से बी से, बी को, बी से ए को, ठीक है, ए से फिर ई को, ई से एफ, जी, ये नॉर्मल चेन है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, डी जो है सीधा जी से बात कर रहा है, तो डी मान लो प्राइम मिनिस्टर और जी मान लो कलेक्टर, ठीक है ना, आई समझ गए। तो ये गैंग प्लान कहा जाता है। बाकी इसको स्केलर चेन कहते हैं, जो ब्लू लाइन है ये स्केलर चेन है, और जो पीली लाइन है, येलो लाइन है, ये गैंग प्लान है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन या क्रॉस कम्युनिकेशन। तो हमने समझ लिया, इन द अबव डायग्राम द कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड जी शुड फ्लो थ्रू प्रॉपर हायरार्की। डी एंड जी प्रॉपर हायरार्की क्या है, ये ब्लू लाइन। बट अवॉइड डिले, अगर कोई जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, इमरजेंसी है, सो देयर विल बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज टर्म एंड गैंग प्लैंक, ठीक है बोलना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। This principle is based on a place for everything in its place। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है क्या लिखा है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक जगह, और हर किसी चीज के लिए एक जगह। यानी घर में जब हम इंटर करते हैं तो टीवी के लिए एक जगह बनाते हैं, टेबल के लिए एक जगह बनाते हैं, बेड के लिए एक जगह बनाते हैं, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के लिए एक जगह बनाते हैं, किचन के लिए एक जगह होता है ना। और फिर हम जो सामान जहाँ से उठाते हैं, यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हम साफ सफाई करके उसको वहीं रखते हैं। खाना बनाया, प्लेट्स निकाली, खाया, प्लेट्स धोने के लिए, धोने के बाद कहाँ रखेंगे, उसी जगह पे। वही बात बिजनेस में भी लागू होती है कि हर चीज़ के लिए एक जगह बनाओ और हर जगह पे उसी चीज को रखो। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। यस, अगर कोई सामान जिसका जो जगह बनाया गया वहां से उठाकर यूज किया और फिर कहीं और रख दिया, जनरली घरों में ऐसा होता है, जब कोई सामान उठाते हैं, घर का कोई छोटा बच्चा या कभी कभी बड़े भी कर देते हैं, सामान उठाया, यूज किया और कहीं और रख दिया, अब ढूंढते रहो पूरे घर में कहाँ है सामान। तो ढूंढते रहो में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, दिमाग खराब होता है वो अलग, स्ट्रेस आता है वो अलग, कुछ और अर्जेंट काम होगा तो वो भी नुकसान होगा वो अलग। क्या ज़रूरी है, जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसे वहीं रखो और हर चीज़ के लिए एक जगह बनाओ ताकि याद रहे कि हाँ ये चीज़ यहाँ रखी है, राइट। वैसे ही कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कह रहे हैं भाई ह्यूमन रिसोर्स के यानी कि काम करने की उसकी जगह एक फिक्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज यहाँ काम करवा रहे हो, कल वहाँ काम करवा रहे हो, कल परसों वहाँ काम करवा रहे हो, आज मशीन यहाँ रखी है, परसों वहाँ रख दिए, नरसों वहाँ रख दिए। ऐसा नहीं, आज मटेरियल यहाँ रखा है, कल वहाँ रख दिया, परसों वहाँ रख दिया। नो, हर चीज़ की एक फिक्स जगह रखो कि हाँ भाई यही एम्प्लॉय यहीं बैठ के काम करेगा, इसका यही डेस्क है, क्योंकि उसको वो घर जैसा हो जाता है माहौल। हम कहीं एक जगह जाते हैं, जैसे स्कूल में जा रहे हैं तो कंटिन्यूसली हम एक जगह जनरली एक ही बेंच पे बैठते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, तो हमारा वो हमारा पक्का जगह हो जाता है।
रोज अलग अलग बेंच पे बिठा देते हो तो हमेशा कुछ अलग ही लगेगा आपको और अजीब ही लगेगा, राइट। मतलब आप उस जगह से फैमिलियर नहीं हो पाओगे, काम से फैमिलियर नहीं हो पाओगे, पढ़ाई से फैमिलियर नहीं हो पाओगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट राइट प्लेस ऑन द राइट जॉब। तो ये हमने तो पहले ही पढ़ा था कि भाई जिसको जैसा काम, उस जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा काम। तो सही इंसान को सही जगह रखना है। द प्रिंसिपल फोकस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यस, यहाँ इसका मतलब यही है कि हर चीज़ को सोच समझ कर उसकी जगह पे फिट करना है और प्रॉपर यूज़ करना है, इंसानों को भी। और अब जैसे ये वही बात होगी, लाइक मान लो कि एक जो प्रोडक्ट होता है ना वो कई प्रोसेस से होकर गुजरता है। जैसे लैपटॉप है तो एक ही बार में नहीं बन गया, इसका कुछ पार्ट जोड़ा गया एक जगह, दूसरा पार्ट दूसरी जगह जोड़ा गया, तीसरा पार्ट तीसरी जगह जोड़ा गया। तो एग्जांपल में ले लो कि मान लो ये प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है, प्रोसेस डी है, ठीक है। और मशीन्स भी ऐसे ऐसे लगाई है, प्रोसेस ए के लिए मशीन यहाँ लगाई है, प्रोसेस बी के लिए यहाँ, प्रोसेस सी के लिए यहाँ और प्रोसेस डी के लिए यहाँ, ठीक है। यहाँ से ये रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ डाला, प्रोसेस ए से मशीन से बाहर निकला, कुछ पार्ट बन के प्रोसेस बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया और डी से पूरा बन के निकल गया फिनिश गुड्स, गोडाउन में चला गया, वेयर हाउस में। तो ये सही तरीका है, राइट। इंसान यहाँ से यहाँ काम करेगा, यहाँ से यहाँ काम करके काम खत्म करेगा। लेकिन अगर यही ऐसा हो कि ए प्रोसेस की मशीन यहाँ है तो बी प्रोसेस की मशीन यहाँ लगा दी, सी प्रोसेस की मशीन यहाँ लगा दी और डी प्रोसेस की मशीन यहाँ लगा दी, या सी के यहाँ लगा दी तो डी के यहाँ लगा दी, यानी यहाँ से वो यहाँ जाएगा, यहाँ से वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा। तो इसमें कैसे एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं, टाइम वेस्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं, रॉ मटेरियल वेस्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सही चीज़ों को सही जगह, और हर किसी चीज़ के लिए एक जगह डिसाइड करना है और हर जगह पे वो चीज़ें होनी चाहिए। मतलब जिस जगह पे जो चीज़ डिसाइड कर दी उसी जगह पे वो होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे चलो। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू सबऑर्डिनेट्स। यस, आपके अंडर में कोई काम कर रहा है तो फिर तो आपको बहुत हम्बल होना चाहिए। ये बहुत ही, ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, दुनिया में भी अगर आप किसी बड़े पोजीशन पे हो या नहीं भी हो बड़े पोजीशन पे, लेकिन आपको बड़ा वही चीज़ बनाती है क्या, कि आप सबके साथ कैसे रहते हो, कितना हम्बल तरीके से आप जी रहे हो, रह रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमेशा आप एरोगेंट टाइप में रहते हो, गुस्से में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, सबको चिल्लाते रहते हो, कोई आया टाइम ही पूछा कितना हुआ, तुझे क्या करना है, कुछ भी ऐसा आपने किया तो रिलेशन जो होता है ना खराब होता है। और जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हमें रोज़ चेहरा देखना है एक दूसरे का, राइट। रोज़ मिलना है, रोज़ एक दूसरे की बातें सुननी इन द सेंस कि कुछ मैंने बात कही तो उनको सुनना है, उनको करना है। और मैनेजर और एम्प्लॉई ये दोनों का रिलेशन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो वाइल डिवाइडिंग द वर्क, delegating the authority, deciding the monetary terms, etc., there should be not any discrimination between employees. Yes, होते हैं कुछ बॉस होते हैं और कुछ एम्प्लॉय भी होते हैं। होता है ना कि एम्प्लॉय होता है जो बहुत ज़्यादा मैनेजर की बहुत तारीफ करता है, बहुत ज़्यादा उसको मक्खन लगाता है, तो मैनेजर भी खुश हो जाता है और मैनेजर भी हमेशा उसी की साइड लेता है। होता है ना साहब, मतलब पिक्चरों में और भी बहुत जगहों पे देखा है हमने, दोस्तों में भी हम देखते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ह्यूमन बीइंग नेचर है, हमें बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो फिर हमारी फ्रेंडशिप कैसे रहेगी, नहीं रहेगी ना। हमारी दोस्ती कैसे रहेगी, हमारे में अच्छा व्यवहार कैसे होगा, अच्छा रिलेशन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो बहुत ज़रूरी है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस काम को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। डेलीगेटिंग द अथॉरिटी का मतलब अधिकार, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो, डिसीजन के लिए अथॉरिटी दे रहे हो, तो उसमें नहीं होना चाहिए। पैसे वैसे की कोई बात है तो इन सब में नहीं। ऐसा नहीं कि मैं सेम काम कर रहा हूँ, वो भी सेम काम कर रहा है, लेकिन मुझे पगार कम है उसको ज़्यादा है, तो गलत है, राइट। मैं काम मांग रहा हूँ, मुझे काम नहीं दे रहे हो, उसको काम दे रहे हो फटफट, उसको 10 काम दे रहे हो, मुझे 5 ही काम दे रहे हो, उसकी गिनती ज़्यादा हो रही है कि ज़्यादा काम कर रहा है, मैं कम काम कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। So it is also suggested that the remuneration should not be dependent on the department, but at the level on which subordinates are working. These employees working on the same level but in the different departments should be paid same wages. This equity will help in avoiding a conflict in the organization. Yes, मान लेते डिपार्टमेंट अलग है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लेकिन
डिग्निटी सेम है, यानी कि जो जो लेवल है, जो पोस्ट है वो पोस्ट सेम है दोनों की, इसका ही पोस्ट सेम है, इसकी पोस्ट सेम है, तो दोनों की पगार लगभग लगभग सेम ही होनी चाहिए। तो मैंने कहा ना, ये तो चलो अलग डिपार्टमेंट की बात हो गई, सेम डिपार्टमेंट में तो पक्का ही सेम होना चाहिए। प्रोडक्शन में ये भी मशीन चलाता है और ये भी मशीन चलाता है, लेकिन इसकी पगार अलग है, इसकी पगार अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जनरली। बाकी दोनों का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, मैं मानता हूँ, टाइम अलग हो सकता है, कोई ज़्यादा काम करता होगा, कम काम करता होगा, उसके हिसाब से ही रखना है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों को सेम एक्सपीरियंस है, फिर भी पगार कम ज़्यादा है, तो नहीं ऐसा होना चाहिए, राइट। इक्विटी रहनी चाहिए, समानता। सिर्फ देश के अंदर ही हम समानता की बात नहीं करते हैं, काम के अंदर भी हम समानता की बात करते हैं, और एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है एक तरह से देखा जाए तो। चलो 12 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। टेनर का मतलब यहाँ पे वर्किंग ईयर ले लो मेरे हिसाब से, तो ये सही वर्ड रहेगा, वर्किंग ईयर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वर्किंग ईयर, यानी कितने साल तक काम कर सकता हूँ या करने को मिलेगा एज ए एम्प्लॉय, अगर मैं सोचूँ तो। सो एट अ टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब जब आप किसी एम्प्लॉय को रेडी कर रहे हो कंपनी में काम करने के लिए, जैसे आप इंटरव्यू देते हो और ट्रेनिंग देते हो, तो ये सब रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। इंटरव्यू लेना, ट्रेनिंग देना। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी का एम्प्लॉय को रेडी, किसी इंसान को रेडी करना वहाँ पे काम करने के लिए, तैयार करने एक तरह से। सो द मैनेजमेंट शुड बी एश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेनर और जॉब सिक्योरिटी। तो कह रहे हैं भाई मैनेजमेंट को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि भाई आप अच्छे से काम करोगे तो इतने साल तक काम करोगे कंपनी में, कम से कम 5 साल 10 साल। बहुत अच्छा काम करोगे तो हमेशा रहोगे, हाँ काम खराब करोगे तो आपको निकाल देंगे। इतने टाइम के बाद आपकी सैलरी बढ़ने की आशंका है अगर आपने ऐसे से काम किया तो कहने का मतलब कितनी ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, बहुत अच्छी बात है। क्यों पता है? क्योंकि जब एक एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो वो सोचता है कि यार मैं यहाँ पे रहूँगा कि नहीं रहूँगा, क्योंकि वो डर के नहीं काम करना चाहिए ना कि यार मुझे कभी भी निकाल देंगे। क्लियर रहना चाहिए कि हाँ नहीं मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ तो मैं यहीं रहूँगा। बहुत जगह तो ये भी होता है कि कितना भी अच्छे से काम कर लो, हमेशा एम्प्लॉय डरते रहते हैं कि पता नहीं कंपनी में कब किसको निकाल दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब ये है, राइट। तो जब सब सारी चीज़ें क्लियर रहती है, खासकर जॉब सिक्योरिटी, कि भाई हाँ तुम्हारी जॉब को कुछ नहीं होगा अगर आप अच्छे से काम करोगे, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज। इनसिक्योरिटी इन द जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। जो मैंने अभी कहा, इनसिक्योरिटी मतलब उसको डर लग रहा है, इनसिक्योर है, डरा हुआ है कि यार मेरा जॉब चला जाएगा, तो कभी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, एफिशिएंसी नहीं ला पाएगा काम में। एडवर्सली वेयर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेज एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो। जबकि जॉब सिक्योरिटी अगर मिलती है, नहीं आपको नहीं निकाला जाए, जैसे देखो बोला जाता है ना गवर्नमेंट जॉब, हमेशा कहा जाता है कि भाई सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें इंसान सिक्योर रहता है। अब मिल गई सरकारी नौकरी, बात खत्म, मतलब उसमें ये टेंशन नहीं रहता कि यार जॉब से निकाला जाऊंगा। हालांकि काम तो वहाँ पे भी लोग नहीं करते अच्छे से, लेकिन जो भी है तो वैसे ही सेम कंपनियों में भी होना चाहिए जॉब सिक्योरिटी, जिससे एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि एम्प्लॉय ज़्यादा छोड़कर कंपनियां ना जाएं, क्योंकि बार बार इंटरव्यू पे खर्चा करना, उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा करना, ये बड़ा खर्चे काम है। मान लेते हैं किसी पे ट्रेनिंग और इंटरव्यू पे 1 लाख रुपये खर्चा किया और वो 5 दिन आया और चला गया, 1 महीने आया चला गया, 2 महीने आया चला गया, तो ये बेमतलब, क्योंकि हो जाएगा तो उसकी जगह किसी और को रखना पड़ेगा, वापस से इंटरव्यू लेना पड़ेगा, वापस से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वापस से 1 लाख रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो ये ना हो, इसीलिए कंपनी को भी और मैनेजमेंट को, मैनेजर को भी ध्यान देना जरूरी है कि जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करे उसको जॉब सिक्योरिटी हो, यानी उसे पता होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे लंबे समय तक रहूँगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कुछ नया सोचना, नया करना, राइट। इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन इनोवेटिव वे, यानी किसी काम को जो चल रहा है उसको ही और नए तरीके से करने की आज़ादी होनी चाहिए बिजनेस में। अगर कोई एम्प्लॉय है और कुछ अच्छा आइडिया लेके आता है तो मैनेजर का काम बनता है, मैनेजमेंट का भी काम बनता है कि उसको इनकरेज करें। उससे एम्प्लॉय नहीं, मैनेजर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वहाँ पे झाड़ू मारने वाला भी हो सकता है, कि अगर उसके पास कुछ अच्छा आइडिया और वो कहना चाहता है तो आप अधिकार दो कि वो कह पाए, बोल पाए, ठीक ना। देखो दिखाएं, द फ्रीडम, आज़ादी होनी चाहिए टू थिंक एंड द वर्क ऑन न्यू आइडियाज, encourage एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव while वर्किंग ऑन गिवन टास्क। तो अगर किसी एम्प्लॉय को कोई काम दिया गया है और वो कुछ नए तरीके से करना चाहता है तो आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि नया नया सोचेंगे तो ही तो तरक्की होगी, तो ही तो कुछ अच्छा होगा, एडवांस होगा। पुरानी तरीके से ही काम करना ज़रूरी नहीं है।
नए तरीके से और तेज काम हो रहा है और ज़्यादा काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और हर मैनेजर को इतना फ्रीडम रहना चाहिए अपने मन के अंदर, मतलब उसको एम्प्लॉयज़ को लेकर, राइट। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर थ्रू डिस्कशन ऑन द न्यू आइडियाज। इट ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग हेल्थी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यस, हेल्थी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ स्ट्रिक्टली चल रहा है तो किसी को बोलने की आज़ादी भी नहीं है, जो बोला गया वही करो बस। तो वहाँ पे हेल्थी एनवायरनमेंट नहीं होता। हेल्थी मतलब कि भाई फिर सब लोग किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं होता, फिर लोग काम करते हैं करके जाते हैं। लेकिन जब ऐसा माहौल होता है कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है कि भाई मैनेजर ही खाली बोलेगा, एम्प्लॉय भी बोल सकता है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनता है। वहाँ की संस्कृति, कल्चर मतलब क्या हो गया, वहाँ का माहौल तो बढ़िया बनता है वहाँ का माहौल, राइट। प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट द कॉर्प्स यानी प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क, ये तो कॉमन है एकदम, टीम वर्क एकदम इंपॉर्टेंट होता है। तो हेनरी फॉयल हैज गिवन एम्फेसिस ऑन टीम वर्क। स्प्रिट द कॉर्प मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। यस, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन यानी ग्रुप, ग्रुप ही ताकत है। वो हमेशा कहा जाता है ना कि वो एक कहावत उन्होंने सुनी होगी कि भाई एक लाठी किसी को दो तोड़ने बोलो तो तोड़ लेगा, लेकिन 10 लाठी या लाठी का गट्ठा पूरा बंडल अगर किसी को तोड़ने दो तो नहीं तोड़ पाएगा। वही बात है, एक इंसान को तो कोई भी झुका सकता है, तोड़ मोड़ सकता है, लेकिन अगर भीड़ होती है तो उसको नहीं झेल सकते, राइट। तो वही कह रहे हैं, टीम में काम करना है। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी। पहली बात तो भाई किसी कंपनी को चलाना एक ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल नहीं। एंड ह्यूमन रिसोर्स आर द वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, जो इंसान है, जो एम्प्लॉयज है वहाँ काम कर रहे, वर्कर, लेबर, झाड़ू मारने वाला, मैनेजर, हर कोई जो इंसान है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंपनी के अंदर। वैल्यूएबल असेट है, जैसे मशीन एक असेट है, बिल्डिंग एसेट है, ऑफिस एसेट है, फर्नीचर एक असेट है, वैसे किसी कंपनी के लिए वो इंसान भी एक असेट है, ठीक है ना। इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। यस, अगर सब लोग में आपस में सहमति है, सब लोग में इनिशिएटिव थिंकिंग है, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से हो रही हैं, सबको बोलने का अधिकार है, सब एक मिल के रहते हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है ना तो क्विकली सॉल्व हो जाती है। जैसे घर में होता है, घर में अगर सब लोग प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे की बातें मानते हैं, एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, तो अगर छोटी सी अनबन होती है तो तुरंत सॉल्व हो जाती है। लेकिन वही अगर एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, और फिर वहाँ जब छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है ना तो वो राई का पहाड़ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीम वर्क करो, ठीक ना, टीम में रहो। So therefore a leader manager should create a spirit of teamwork and understanding among employees to achieve organizational goal easily। देखो लीडर भी दिया है, जैसे कोई नेता होता है तो नेता कैसा होना चाहिए, टीम को साथ में लेके चलने वाला, अकेले भागने वाला नहीं, राइट। ताकि जो उद्देश्य है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो गोल है वो इजीली अचीव हो पाए। अकेले कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, यही सच है, सत्य है। आप हमेशा जब भी कुछ हासिल करते हो वो ग्रुप में हासिल करते हो, लोगों के सपोर्ट से हासिल करते हो, राइट। तो above 14 principles of Henry Ford are very useful to manage the organization efficiently। efficiently यानी बहुत तेजी से, सही तरीके से, and effectively प्रभावित तरीके से। There are also supportive to functions of management। These principles are very logical and therefore are applicable in modern management era। और क्योंकि ये भले ही 180 साल पुराने, 100-150 साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी ये इतने कॉमन हैं, इतनी यूनिवर्सल हैं, इतने अच्छे हैं कि इन्हें आज के मॉडर्न मैनेजमेंट के एरा में भी पूरा फॉलो किया जाता है। आप खुद भी 14 प्रिंसिपल समझते हो गए। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से समझा होगा तो आप देखोगे कि सारी चीज़ें जो लिखी गई है वो सही लिखी गई हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, भाई काम को बांटना ही है, अच्छी सैलरी, सही बात है, अच्छी सैलरी सबको मिलनी चाहिए, सही सैलरी मिलनी चाहिए। इनिशिएटिव यानी बोलने की आज़ादी, कुछ नया करने की आज़ादी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, राइट। एक बॉस, एक डायरेक्शन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है ना। तो एक बार हाँ, एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ लेक्चर एंड करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे दूसरे थियरी पे।
सो 14 प्रिंसिपल में सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, अधिकार और जिम्मेदारी, डिसिप्लिन नियम से काम, यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि एक बॉस एक ऑर्डर, यूनिट ऑफ डायरेक्शन एक गोल और एक रास्ता चलने का, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पहले और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो पावर्स होने चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, एक के हाथ में नहीं होने चाहिए, ठीक ना, यानी एक इंसान कितना काम करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, तो लोग रखे होने चाहिए, काम बटा होना चाहिए, राइट। रेम्यूनरेशन सैलरी वेजेस इनकम अच्छी होनी चाहिए, स्केलर चेन एक ऑर्डर होना चाहिए, कौन किससे क्या कहेगा, कौन किसके बाद किसको कहेगा, क्या कौन किसके बाद किसको कहेगा, जिसमें हम लोगों ने गैंग प्लान भी पढ़ा, ठीक ना, कि ये डायरेक्ट इसको कह रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हर जगह के लिए, हर सामान के लिए एक जगह होनी चाहिए और सारा सामान किसी जगह पे अच्छी जगह पे रखा होना चाहिए, यानी जो चीज़ जहाँ यूज़ की वहीं ऑर्डरली होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ना प्रोसेस ए प्रोसेस बी प्रोसेस सी, राइट। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कंपनी में जो वर्किंग माहौल है वो इक्वेलिटी का होना चाहिए, समानता का होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, भेदभाव में ये भी आ गया मेल फीमेल, जनरली ऐसा पाया जाता है कि मेल को ज़्यादा पगार होती है फीमेल को कम होती है, ऐसा माना जाता है, बहुत जगह ऐसे ही है, आज भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लड़की है इसलिए उसको कम पगार है, वो लड़का है तो उसको ज़्यादा, ऐसा नहीं, राइट। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी वो लंबे समय तक वहाँ काम कर सकता है, ये उसको बोले ना एहसास रहना चाहिए, फीलिंग रहनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कुछ नया करने का आज़ादी होना चाहिए, नए तरीके से काम करने की आज़ादी होनी चाहिए और काम टीम वर्क में होना चाहिए, राइट। सो these आर द 14 प्रिंसिपल्स जो हमने कर लिए, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो क्या होगा हमारा फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, राइट। ये कितनी थ्योरीज हैं, इसमें हैं 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल, राइट। चलो ठीक है, बाय।